हम अभी पढ़ने जा रहे हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा यूनिट 1 में आता है हैड के सेकेंड सेमेस्टर। रेस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम, देखिए, हर सेल को ज़रूरत होती है हर एनर्जी। ठीक है, क्यों एनर्जी की ज़रूरत होती है हर सेल को? हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो केमिकल एक्टिविटी को कर सके, और केमिकल एक्टिविटी को करके एट द एंड होम्योस्टेसिस को मेंटेन रख सके। ठीक है, तो एनर्जी इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल के लिए। ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो केमिकल रिएक्शन से आती है। सेल जो भी केमिकल रिएक्शन करती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फिर वो एनर्जी का यूज़ करके वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, ये हो गया। विच कैन ओनली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन को जो सेल है वो क्या करती है कि ऑक्सीजन का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी से एट द एंड होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ठीक है, अब ये पूरे प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात में यहाँ ये सेल की एनर्जी एंड ऑल क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ कि ये एकदम माइक्रो फॉर्म में अगर आप जाकर समझो कि रेस्पिरेशन कहाँ या क्यों होती है, तो ये मैं बता दूँ, हमारे जो बॉडी में सेल हैं उसे एनर्जी चाहिए होती है। होम्योस्टेसिस हम जानते क्या होता है? कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर है। ज़्यादा हो गया तो बुखार हो गई है, कम हो गया तो भी डेंजर है। तो ये जो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी, ये होम्योस्टेसिस ही कर रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट कर रही है। ये कैसे होता है? एनर्जी के थ्रू होता है। एनर्जी कहाँ से आती है? रिएक्शन से आती है। रिएक्शन को किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की होती है। ये पूरा प्रोसेस हो गया, एट द एंड कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि हमारे बॉडी से रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो रेस्पायरेटरी सिस्टम जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे विस्तार से, ये रूट देता है ऑक्सीजन को आने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को जाने के लिए। हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम एकदम सिंपल वर्ड में या समरी के फॉर्म में कोई पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम वो रूट है जिस रूट से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है? ये तो हम सबको पता है, हमने मॉलिक्यूलर लेवल में समझ लिया कि सेल की ज़रूरत होती है, मॉलिक्यूलर लेवल में समझ लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेशन। कोई पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डेफिनेशन अगर हमसे पूछा जाए नॉर्मल टर्म में, तो वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बोल देंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू सारी सेल, ध्यान दीजिएगा, सारी सेल, हमारे बॉडी में जितनी भी सेल है सब ऑक्सीजन रिसीव करती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करती है। बड़ा ही सिंपल है। हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूछता है तो हम सिंपली आंसर तो देंगे कि भाई ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, जिस रूट के थ्रू जा रही है उस रूट में बहुत सी चीज़ें हैं जो आती हैं, सब कॉन्स्टिट्यूट करके रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, अब इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो लिखा हुआ है उसमें क्या है कि हर सेल हमारे बॉडी में जिस सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन रिसीव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ा ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। अगर आपको इससे भी छोटे फॉर्म में बोलना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि
Respiratory system cooperate to supply oxygen in the cells and eliminate carbon dioxide. ठीक है, एकदम सेलुलर लेवल में हमें डेफिनेशन लिखनी होती है, बड़ा ही सिंपल सा है. रेस्पायरेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस. रेस्पायरेशन में बहुत से प्रोसेसेस आती हैं. पहला तो होता है ब्रीथिंग का, ठीक है, जिसको आप वेंटिलेशन कहते हैं. ब्रीथिंग को नॉर्मल टर्म में वेंटिलेशन भी कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में. गैस एक्सचेंज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू. ये 4 एक स्टेप है. हालांकि हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे. ब्रीथिंग या वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि एयर का मूवमेंट, ठीक है. हमने एयर अंदर लिया और जो लंग्स थी, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, उसको थ्रू लंग्स ने हमें उसको बाहर निकाला थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़ के थ्रू वो बाहर चली गई. गैस एक्सचेंज हुआ मतलब जो लंग्स से ब्लड में गया, ठीक है, लंग्स में ब्रोंकियोल तक जाता है, वहाँ पे फिर ब्लड वेसल्स होती है, उससे मिक्सिंग हो गई तो ब्लड में ऑक्सीजन चली गई और ब्लड का वेस्ट वापस से ब्रोंकियोल ने ले लिया और फिर वो प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दी और ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड में चला गया. गैस एक्सचेंज है. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन का ब्लड में जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से वापस से लंग्स में आना ताकि वो बाहर जा सके. गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब ब्लड में आ गया है गैस, तो अब गैस टिश्यू में जाएगा, ठीक है, और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड लेगा, ब्लड से लंग्स तक पहुंचाएगा ताकि लंग्स से उसको बाहर निकाले. बड़ा ही सिंपल सा है, हम इसको आगे भी देखेंगे. वही चीज़ को थोड़ा हमने इसे देखा है, स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. ये हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. देखते हैं क्या है स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन. स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू J.S. कार्टर देयर आर 3 स्टेजेस. देखो, ज़रूरी नहीं है J.S. कार्टर आप याद रखो या लिखो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. जो मेन, जो फेमस है, जिसे सब लोग मानते हैं कि हाँ भाई स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पहले हो जाती है, फिर इंटरनल से सेलुलर लेवल जाती है, तो ये पूछा जा सकता है और आप ये लिखोगे. नो नीड टू राइट लाइक अकॉर्डिंग टू J.S. कार्टर एंड ऑल दैट, ठीक है. पहला स्टेज है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड है इंटरनल, थर्ड है सेलुलर, ठीक है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. ये नोज़ थी, नोज़ से आपकी जो गैस है वो अंदर आई, लंग्स की मतलब जैसे नोज़ से आई और फिर हमारे जो लंग्स है उसमें हमारे गैस एक्सचेंज हो गई. ये एक्सटर्नल मतलब बाहर आई और लंग्स में गैस एक्सचेंज हो गई, जिसे बाहर निकालना था वो लंग्स में आ गई, ब्लड से लंग्स में आ गई, और जो वापस से टिश्यूज़ में जानी थी ऑक्सीजन मेनली, वो हमारी ब्लड में लंग्स के थ्रू चली गई, ठीक है. ये है एक्सटर्नल, जो ऊपरी हमें मालूम है, जो हम देखते हैं समझते हैं. इंटरनल रेस्पिरेशन में आता है. अच्छा भाई, इंटरनल रेस्पिरेशन है कि गैसेस जो है वो हमारी लंग्स में आ चुकी है. इस प्रोसेस में हमारी वो लंग्स में गई थी, यहाँ पे लंग्स में आ चुकी है. अब ये ब्लड के में एक्सचेंज होता है, ठीक है. ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या है कि ब्लड में आ गई, अब ब्लड से वो सेल के पास जाएगी और वहाँ पे एक्सचेंज होगा. बहुत सिंपल सी बात है. देखो, पहले गैस आई आपके नोज़ में, वहाँ से गई वो लंग्स में, ठीक है. लंग्स में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैस. हर जगह जाके एक्सचेंज ऑफ गैस ही हो रही है. आपको नो नीड टू राइट बार बार कि हाँ ऑक्सीजन आई और कार्बन डाइऑक्साइड गया, बस आप एक्सचेंज ऑफ गैस लिख दो, वो बहुत सा हद तक सफाइज करता है, ठीक है. नोज़ से लंग्स में जा रही है. इंटरनल रेस्पिरेशन में लंग्स में आ चुकी है, अब वहाँ से ये ब्लड में हमारी चली जाएगी, ठीक है. सेलुलर तो बहुत हद तक आपको खुद समझ में आ गया कि अब ब्लड ये टिश्यू के पास ले जाएगी और टिश्यू सेल्स तक पहुंचाएगी. तो ब्लड में सेल या आप टिश्यू यहाँ लिख सकते हो.
बस ये चीज़ लिख देना कि गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फ्रॉम, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू लंग्स। नोज़ में कहाँ से आ रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रही है, ठीक है। इसमें लिखना इंटरनल में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल टू सेलर हो गया। तो बहुत हद तक हम समझ सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल है यानी अब लंग्स के अंदर होगा एक्सचेंज, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन की अगर बात करी जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में या दो कह लो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी में आपका नोज़ एंड फेरिंग्स आ गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, मतलब नोज़ एंड फेरिंग्स के बाद जो कुछ भी है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो सारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। हम डायग्राम से इसको एकदम अच्छे से देख लेंगे। जैसे आप थोड़ा सा अगर याद भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वर्ड को मिला करके आपका ऐसे हो जाता है LTT ऐसे याद कर सकते हैं। और बाकी नोज़ तो हमें पता ही है NP या P, ठीक है। डायग्राम हम देख लेते हैं, उससे हम समझ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं डायग्राम। तो मैंने कहा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आती है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका नोज़ आ जाता है, ठीक है, नसल कैविटी वगैरह नोज़ आ जाता है, और दूसरे में आपका फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फेरिंग्स लैरिंग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। बाकी बच गया जो लैरिंग्स, आपका ब्रोंकियोल्स, ठीक है, लंग, ये सब ट्रैकिया, ये सब आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाता है। यहाँ तक सब कुछ बेसिक्स है। अब पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, आप देखिए कि रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, पाथवे क्या है। तो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो आपकी नॉस्ट्रिल क्या है, नोज़ का जो होल है, ठीक है, नोज़ होल जो है वहाँ से गैस आई, ठीक है, नसल चैम्बर में गई। ये जैसे होल्स है तो ये चैम्बर हो गया दो, तो ये नसल चैम्बर में गई, ठीक है। फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में गई, एक यहाँ भी छेद होगा जहाँ से पाइप ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। तो ये दोनों इंटरनल नॉस्ट्रिल हो जाते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रिल में गई, वहाँ से ये गई आपका नासोफेरिंग्स में। फेरिंग्स पार्ट में मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में, उसको और क्लियर हम देखेंगे। फेरिंग्स पार्ट में आई और उसके बाद लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है वहाँ पे गई, वहाँ से आपके ट्रैकिया में गई जो विंड पाइप है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गई और ब्रोंकियर से ब्रोंकियोल्स में गई। ये जो लंग्स है ये है आपका ट्रैकिया, जो पाइप आती है ये ब्रोंकाई हो जाती है जो मेन पार्ट है, और यहाँ से जो सब डिविजन्स निकलती है ऐसे ऐसे करके ये होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और ये तो पूरा पार्ट मतलब ब्रोंकाई में आ चुकी है, ब्रोंक्यूल्स में आ चुकी है, तो लंग्स में ही आ चुकी है। सिंपल है, लंग्स आप ना भी लिखो तो दैट्स सफिशिएंट। थोड़ा डायग्राम से इन चीज़ों को भी देखेंगे। और देखिए नोज़ और नसल कैविटी, नोज़ के बारे में पढ़ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट है। पहले जो आपको मैंने बताया जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसका पाथवे पूरा तो पहले नोज़ में आती है, नॉस्ट्रिल में आती है। तो जो नोज़ है या जो नसल कैविटी है ये पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नोज़ जो है वो पहला ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें आती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जैसे नेयर्स कहते हैं, जो बाहर आपको यहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया। नसल चैम्बर जो मैंने उधर बताया था, ये जो चैम्बर है आपका नसल चैम्बर। इंटरनल नॉस्ट्रिल वो छेद जहाँ से आपकी फेरिंग्स नेक्स्ट आएगी, इसे भी हम नेयर से कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स को नेयर से भी कहते हैं,
तो एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल जो हम देख सकते हैं, इंटरनल जो अंदर होती है, नसल चैम्बर के पार होती है। ठीक है, ये पूरे नोज़ की स्ट्रक्चर है, आपका डिटेल में दिया गया है। इतनी ज़रूरत भी नहीं है हमें इतनी चीज़ समझने की। अच्छा, फंक्शन ऑफ नोज़। फंक्शन ऑफ नोज़, तो नोज़ के क्या फंक्शन है हमें मालूम है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ऑब्वियसली हम गैस एक बार लेते हैं, एक बार छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं, तो इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपिरेशन भी हो रहा है। कौन इसमें बहुत से प्रोसेस, बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, पर नोज़ भी एक पार्ट है, तो हम कह सकते हैं कि नोज़ का भी एक फंक्शन है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का। एयर को वार्म करती है, बिल्कुल। जो हमारे अंदर आप अगर फील करोगे, तो जब हम सांस लेते हैं तो उस वक्त आप देखोगे तो जो हवा होती है वो थोड़ी ठंडी सी होती है। जब सांस छोड़ते हो, एक्सपायर करते हो, एक्सपीरेशन करते हो, तो उसके बाद आपको गर्म एयर देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्योंकि बॉडी जो है, जो नोज़ जो है, वो जब हमारी गैसेस अंदर जा रही होती है तो उसको उसी वक्त वो गर्म कर देता है। ये है तो वार्मिंग ऑफ एयर। फ़िल्टरिंग, ऑब्वियसली फ़िल्टरिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे नोज़ में ही फ़िल्टर हो जाते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन, बिल्कुल ह्यूमिडिफिकेशन हमारे नेक के अंदर में मॉइस्चर कंटेंट होती है, आप सबको पता है, तो वो मॉइस्ट कर देती है, गैस को थोड़ा हैवी बना देती है। ये है। अच्छा, नोज़ का एक मेजर फंक्शन, अगर एक आप नॉर्मल इंसान के पास जाओ जिसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है बायोलॉजी की एंड ऑल दैट के बारे में, पूछो वो कि आपका नाक क्या काम करता है, तो सबसे पहले तो वही कहेंगे कि ये हमें स्मेल करने में हेल्प करता है, हमें ये स्मेल करने में हेल्प करता है। तो बिल्कुल ये एक मेन फैक्टर फॉर देम हो सकता है। तो स्मेल ऑल्फैक्टरी फंक्शन है, ये सब नोज़ कर सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये सब जो है इसमें इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन और स्मेल, ये दो ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। फ़िल्टरिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम बना सकते हैं खुद से भी, नो नीड टू लर्न। बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन अंदर आया, एक्सपायरेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया। हीट कंटेंट, गैस जब भी अंदर आती है तो वो थोड़ी सी उसका टेम्परेचर कम होता है, पर हमारी नोज़ के अंदर जाते ही उसकी टेम्परेचर थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो ऐसा वो नोज़ करता है। उसका एक फंक्शन है कि वो थोड़ा एयर को वार्म कर देता है। फिल्टरेशन, बिल्कुल फिल्टरेशन में हेल्प करता है। मॉइस्चर, ह्यूमिडिफिकेशन कर देता है एयर का। ठीक है, स्मेल तो है। ये कुछ फंक्शन है नोज़ के। बेसिकली इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा याद ही रहता है। ठीक है, अब फेरिंग्स की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो नोज़ है इसमें दो ग्रुप्स हम ले लेते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट थी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें दो चीज़ें, नोज़ एंड फेरिंग्स, जिसको मैंने कहा था NP या PA। ठीक है, नोज़ हमने देख लिया, हमने नोज़ के फंक्शंस पढ़ लिए। नोज़ के बारे में हमने पढ़ लिया कि उसमें 3 जो है उसके पार्ट्स होते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड नसल चैम्बर, हमने देखा। ठीक है, फेरिंग्स में हम आते हैं। अच्छा, फेरिंग्स इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है फेरिंग्स के बारे देखते हैं कि ये फनल शेप्ड होता है। बिल्कुल, डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ डायग्राम भी है, तो फनल शेप तो होता है, फनल टाइप का। ये हमारे ओरल कैविटी के पीछे होता है। ठीक है, ओरल कैविटी जो है उसके जस्ट पीछे थोड़ा सा नीचे की तरफ, पीछे ही आप ले लो, बिहाइंड में थोड़ा नीचे की तरफ फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। बोथ ओरल कैविटी एंड नसल कैविटी ओपन इनटू दिस चैम्बर। फेरिंग्स में बोथ नसल कैविटी एंड ओरल कैविटी एंटर्स। ये मैंने एरो दिखा रखे हैं, देखिए यहाँ मैंने एरो से समझाया हुआ है कि किस तरीके से फेरिंग्स में माउथ के थ्रू भी आप देखो तो माउथ के थ्रू भी देखो तो जा रहा है, और हमारा नसल कैविटी के थ्रू भी
कुछ भी जा सकता है। मतलब फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है, वो दोनों के लिए ओपन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोज़ से, यानी सिर्फ गैसेस ही फेरिंग्स में आ सकती हैं थ्रू नोज़, नहीं, दोनों ही फेरिंग्स के लिए है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब गैसेस आ रही होती है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। जब खा रहे होते हैं तो थोड़ा देर के लिए फेरिंग्स ऊपर बंद हो जाती है। तो ये खैर पूरी प्रोसेस एपिग्लॉटिस वगैरह हम देखेंगे। Both the oral cavity and nasal cavity open into the chamber, ये तो देख लिया हमने। It connects the oral cavity to the esophagus and nasal cavity to the larynx। हाँ, ये ओरल कैविटी को ईसोफेगस में मतलब कॉमन दिख रही है। आप अगर ध्यान से देखो डायग्राम, आप अगर ध्यान से देखो डायग्राम, तो ये जो पैसेज है, ये फेरिंग्स जो हमारा है, ये ईसोफेगस और विंड पाइप दोनों के ऊपर में। और यहीं से ये, जैसे ये वाला पार्ट आपका विंड पाइप है, या ले लो ये ईसोफेगस है, ये विंड पाइप है, तो ये दोनों यहीं से होके जाता है। यहाँ से जो भी आएगा फेरिंग्स के थ्रू ही होता है, वो इधर जाएगा, फेरिंग्स के थ्रू ही होते हुए इधर जाएगा, ठीक है। It receives air from nasal cavity and air, food and water। अच्छा, नसल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में एयर जाती है और हमारे माउथ के थ्रू फूड एंड वाटर फेरिंग्स में जाती है। ऑब्वियस सी बात है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है बोथ नसल एंड ऑरल कैविटी के लिए। तो जो कुछ भी है वहीं से होके आखिर आपकी विंड पाइप या फूड पाइप में जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर एंड जो फूड है वो माउथ से आती होगी, और जो एयर है वो आपकी नोज़ से आती होगी। सिंपल चीज़ है। जो चीज़ बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है वो ये कि ऑरल कैविटी और नसल कैविटी दोनों ही इस चैम्बर के बाद ही आगे प्रोसीड करते हैं। नसल कैविटी एंड जो ओरल कैविटी की जो भी कंटेंट है वो फेरिंग्स में होने के बाद ही आगे मूव करते हैं। मतलब एक कॉमन अब कह लो चैम्बर है दोनों ही कैविटीज़ के लिए, ठीक है। द फेरिंग्स चैम्बर सर्व बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आखिर फेरिंग्स से होते हुए तो आगे वो जा रहा है ना फूड पाइप में, वहाँ से वो स्टमक में गया, तो उसके डाइजेशन में कहीं ना कहीं रोल है। वो एक पाथ दे रहा है, ट्रैक, कहीं ना कहीं वो एक पाथ दे रहा है, ट्रैक बना रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन में भी इसका रोल है। अब क्योंकि जो एयर है वो भी इसी के थ्रू मूव करके विंड पाइप में जा रही है, तो ये कह लो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस वगैरह पढ़ते हैं, फेरिंग्स पढ़ते हैं। तो ये इसका दोनों ही फंक्शन है, फेरिंग्स का डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी दोनों ही फंक्शन क्यों है, क्योंकि कॉमन चैम्बर है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपको बस ये याद रहे कि फेरिंग्स एक कॉमन चैम्बर है तो 5-6 पॉइंट्स आप खुद से बना सकते हैं। फेरिंग्स को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। नॉट इम्पॉर्टेंट बट हम समझ सकते हैं। नासोफेरिंग्स वो है जो आपकी नोज़ से जो भी एयर आ रही है वो फेरिंग्स से जा रही है, एक पार्ट के थ्रू फेरिंग्स से होते हुए विंड पाइप में जा रही है, तो नासोफेरिंग्स है एक जगह जिस पार्ट से हमारी एयर आ रही होगी, जिस साइड से, जिस तरफ से आप कह लो। और ओरोफेरिंग्स ऑरल कैविटी के लिए है। लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंग्स जिसके नीचे होगी, जहाँ पे फेरिंग्स के जिस पोजीशन के नीचे आपकी लैरिंग्स होगी उसको हम कह देंगे लैरिंगोफेरिंग्स एरिया। तो है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बस सिर्फ ये याद रखो कि कॉमन पैसेज है, तो इससे हम खुद चीज़ें सरफेस कर लेते हैं, सफाइज कर लेते हैं। ये देखिए आप डायग्राम में देखो तो ये आपका नसल बहुत सिंपल वे में समझाया हुआ है। ये आपकी नसल कैविटी है, ठीक है।
ये आपका फेरिंग्स एरिया है। यहाँ पे मैंने नासोफेरिंग्स दिखा रखा है, ओरोफेरिंग्स एरिया, लैरिंगोफेरिंग्स एरिया। ठीक है, यहाँ आप देख लो इस तरफ पे नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लैरिंग्स होती है, तो लैरिंग्स के पीछे वाला जो पार्ट है फेरिंग्स का, वो लैरिंगोफेरिंग्स हो गया। जो नाक की तरफ है वो आपका नासोफेरिंग्स है, जो ओरल कैविटी के पास आ रहा है। यहाँ ओरल कैविटी के बाद जो पार्ट आ रहा है वो ओरोफेरिंग्स हो गया। जो नसल कैविटी के बाद जो फेरिंग्स का पार्ट आ रहा है वो नासोफेरिंग्स हो गया। इसके नीचे जाते हुए 2 पाइप होती हैं। अब जो आप खाना खा रहे हो वो दूसरे पाइप में ना चली जाए, तो यहाँ पे ग्लॉटिस होती है। एपिग्लॉटिस वगैरह के बारे में आप पढ़ते हो। तो नाक की जो एयर कैविटी है वहाँ पे ग्लॉटिस ऐसे लग जाती है, बंद कर लेती है, बेसिकली ढक्कन टाइप कह लो से होती है, और वो बंद कर लेती है जब फूड जा रही होती, ताकि फूड यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना करे। ठीक है, ये रहा व्याख्या डिविजन में पढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। लैरिंगोफेरिंग्स है, लैरिंग्स लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। ये कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेज की फॉर्म की होती है, कार्टिलेज की बनी हुई होती है, एंड ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसी के थ्रू हम स्पीक भी कर सकते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, अब इसके लोकेशन की ये तो बात हो गया कि फंक्शन या कैसा स्ट्रक्चर है। लोकेशन की अगर आप बात करो करेक्ट तो हम कह सकते हैं टंग की एकदम जो रूट हो और टंग का जो एंड पॉइंट होगा, वहाँ से हाइराइट बोन आपको पता होगा जो नीचे होती है, यू शेप्ड बोन जो एकदम चिन एरिया के पास हमारी होती है, हायोड बोन टू ट्रैकिया। वो डायग्राम में भी हमने बताया था। ऐसे जो आपका माउथ है, लेट अस सपोज यहाँ पे होती है हाइराइट बोन, ये लेटर सपोज कि लंग्स का बेस है, यहाँ पे आपका ट्रैकिया है, यहाँ पे होगी आपकी लैरिंग्स। ठीक है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लैरिंजोफेरिंग्स एट द लेवल ऑफ, वही लैरिंजोफेरिंग्स मैंने बताया था, वही एरिया होगा जहाँ से लैरिंग्स होगा, उसका पीछे वाला साइड जो होगा फेरिंग्स से टच करता हुआ, जो लैरिंग्स का वो फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स से टच कर रही है या जिसके पीछे लैरिंग्स है जहाँ पर, उस पार्ट को हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। सिंपल, कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेस या कुछ अलग ऐसा फंक्शन नहीं। ठीक है, ये 3rd to 4th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में आ जाती है। 3rd, 4th, 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रे तक पूरा लैरिंग्स होता है। Until puberty there is almost no difference in the size of larynx of male and female, but after puberty it becomes larger in male than in female. As a result of it, a bony growth can be seen more easily in the throat of male individual. This is called Adam's apple, due to which male individual have deeper voice. तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये हम पहले भी पढ़ते हैं कि प्यूबर्टी से पहले लैरिंक्स की साइज़ मेल में और फीमेल में सेम रहती है, बट प्यूबर्टी जब आ जाती है तो मेल में लैरिंक्स की साइज़ बड़ी हो जाती है फीमेल के कंपैरिजन में, और वो जो बड़ी साइज़ है वो एक शेप ले लेती है, और जो वॉइस है उसके कारण वो भी थोड़ा डीप हो जाता है, थोड़ा सख्त सा हो जाता है वॉइस, एंड वो एक स्ट्रक्चर उभर के नेक के बाहर दिखने लगता है, जिसको हम उस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, फीमेल में भी ग्रोथ होती है, बट वो मेल के कंपैरिजन में कम होती है, लैरिंग्स की ही ग्रोथ होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए कि लैरिंग्स की जो लैरिंग्स जो है वो 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बना है। थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस, क्रिकॉइड कार्टिलेज, आर्टेनॉइड कार्टिलेज, हालांकि एग्जाम में नहीं है। वही है लैरिंग्स के बारे में डायग्राम है, फंक्शन ऑफ लैरिंग्स पे आते हैं।
कुछ तो आपको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रोटेक्शन। अच्छा, ट्रैकिया के ऊपर में होती है तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। जो फूड है ये सब है वो इसके थ्रू कि यहाँ पे प्रेजेंट है तो ट्रैकिया में नहीं जा पाती कहीं ना कहीं। हालांकि इसका मेजर फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन ट्रैकिया को प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एयर इनटू ट्रैकिया का पैसेज भी है, एक तरीके से पैसेज हम कह सकते हैं। इसके बाद एपिग्लोटिस आती है। ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर बोलते हैं तो एयर भी जो है वो वार्म होती है, फिल्टरिंग में बोलते हैं। ह्यूमिडिफाइंग जो मेन है वो ये है, ये दोनों सेम है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रोटेक्शन समझ सकते हैं, पैसेज हमें पता ही होती है। ये आपको या फिल्टरिंग याद रहे या वार्मिंग याद रहे, ह्यूमिडिफाइंग वही चीज़ है जो नोज़ का फंक्शन था। ठीक है, कुछ खास इसमें भी नहीं। ट्रैकिया या विंड पाइप। अच्छा, लैरिंग्स, हमने फेरिंग्स एंड नोज हमारा अपर रेस्पिरेटरी पार्ट था, उसके बाद लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकियोल्स, ये सब हमारा लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है। तो ट्रैकिया इज़ अ लॉन्ग, हमें बताइए ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप है। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर है तभी अंदर से कुछ पास हो पा रहा है। विच ओपन्स इनटू लैरिंजोफैरिंक्स थ्रू इट्स ओपनिंग ग्लॉटिस। अच्छा, विंड पाइप के ऊपर होती है ग्लॉटिस, इसके ऊपर होती है आपका लैरिंग्स या लैरिंगोफैरिंक्स एरिया है, वहाँ पे लैरिंजोफैरिंक्स एरिया जिधर से ऐसे चीज़ें आती हैं, गैस आती है लैरिंजोफैरिंक्स के थ्रू। अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया ऐसे हुए लैरिंग्स, वही लैरिंजोफैरिंक्स मतलब लैरिंग्स वहीं पे लैरिंग्स भी है। ठीक है, ट्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, बताइए हमें। ये पैसेज करता है एंट्री एंड एक्सिट ऑफ गैस, रेस्पिरेटरी गैस का एंट्री एंड एग्जिट पैसेज है। नीचे के साइड में जब ट्रैकिया, देखो ट्रैकिया ऐसे है गया और लंग्स में जाते ही ये ऐसे स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। पहले ब्रोंकाई होती है, फिर और जो डिवीज़न इसमें और ब्रांचिंग होगी उसको हम कह देंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, 10 to 11 सेंटीमीटर का होता है ये वाला पार्ट आपका, 10 to 11 सेंटीमीटर का होता है। ट्रैकिया इज़ कम्पोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट C-shaped रिंग्स। अच्छा, ये सेगमेंटेशन टाइप होती है, ऐसे सेगमेंटेशन देखी जाती है विंड पाइप में, तो इसको हम कहते हैं C-shaped रिंग। 16 to 20 सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेशन टाइप होती है। दिस रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज के कारण तो शी शेप स्ट्रक्चर टाइप फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं सेगमेंटेड सा विंड पाइप हमारा नज़र आता है। दिस रिंग प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ड्यूरिंग एक्सपायरेशन प्रोसेस। दिस रिंग्स आर हाउएवर एब्सेंट ऑन ब्रोंकियोल्स। अच्छा, ये बात कही गई कि अच्छा ये रिंग स्ट्रक्चर क्यों है। फुट पाइप देखो तो सिंपली ऐसा, उसमें कोई ऐसा सेगमेंटेड नहीं होती, पर हमारा विंड पाइप ऐसे सेगमेंटेशन होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है। वो शी शेप स्ट्रक्चर ऐसे हाइलिन कार्टिलेज की होती है। 16 to 20 ऐसी होती है अगर आप काउंट करो सेगमेंट्स को। तो ये जो रिंग है ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है क्या कि ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई को आपस में कोलैप्स करने से बचाती है। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा रफ सरफेस होगा अंदर के तरफ तो थोड़ा फ्रिक्शन मिलेगा, जिसके कारण वो फटेगी नहीं, आप कह लो कोलैप्स नहीं करेगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सेगमेंटेशन है या जो हाइलिन कार्टिलेज का जब शी शेप रिंग देखने को मिल रहा है, ये ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। ब्रोंकियोल एंड ब्रोंकाई में डिफरेंट मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि ये ट्रैकिया आती है, ये ब्रोंकाई है, ऐसे डिवाइड कर दी ट्रैकिया लंग्स में। और इसी का जो और सब डिवीज़न होता है ब्रोंकाई, वो होती है ब्रोंकियोल्स। इसमें ऐसे छोटे छोटे ऐसे बने, उसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जहाँ से एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज ब्लड के साथ होता है। ये हमने विंड पाइप देख लिया।
एकदम से एकदम अच्छा स्ट्रक्चर बनी हुई है। देखिए आप, ये है ईसोफेगस। मैं ये समझाने के इस डायग्राम से ये आपसे इनको समझाना चाह रही हूँ कि कैसे आपको शी शेप स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप में देखने को मिलता है। ईसोफेगस यानी कि जो हमारी फूड पाइप है उसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है। शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग होती है, ये रिंग किसकी बनी होती है? हायालिन कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, फंक्शन ट्रैकिया का फंक्शन क्या है? तो दिस इंक्लूड वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर पैसेज वे फॉर एयर रिमूवल ऑफ पार्टिकुलर मैटर कफ रिफ्लेक्स, वही सब जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वार्मिंग ऑफ गैसेस, ह्यूमिडिफाइंग ऑफ गैसेस। ठीक है, ये दो तो हम लैरिंग्स में भी हमने पढ़ा, फेरिंग्स में भी पढ़ा, नोज़ के फंक्शन में भी देखा। इसके अलावा जो कुछ भी है, जैसे रिमूवल ऑफ पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलेट मैटर, तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो पर्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि एक्सपायरेशन तो ये करवा ही रही है तो वो रिमूवल भी करती है। कफ रिफ्लेक्स, अगर कफ वगैरह हो गया है तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करवाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद होना चाहिए। बाकी फंक्शन काफ़ी सिमिलर है, तो एक दो आपको याद रहे तो आप वहाँ लिख दो। ब्रोंकाई, ट्रैकिया का सब डिवीज़न ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई का सब डिवीज़न ब्रोंकियोल होता है। ब्रोंकियोल के बाद आपको एक बैग लाइक स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर दिखेंगे, वो एल्वियोलाई होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रोंकाई। तो एट पोस्टीरियर एंड, मतलब जो नीचे की साइड होती है ट्रैकिया की, वो आगे जाके बनाती है, तो आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। और वो और भी डिवीज़न होती है, वो पूरी ब्रोंकाई है। और ब्रोंकाई के बाद जो सब डिवीज़न होती है ऐसे, वो होती है ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आती है कि एल्वियोलाई, या कोई चीज़ें लिख सकते हो। मेन पहले तो दो में बटेगी, दोनों लंग्स में जानी है तो वो दोनों में बटेगी। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे सब डिवीजन होगा इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। इसमें होगी एल्वियोलाई। ठीक है, फिर इसके बाद ये दो ब्रांचेस बन गए। ईच ब्रोंकस एंटर्स द लंग ऑफ इट साइड, दोनों ही दो अपने अपने लंग्स में दोनों ही ब्रोंकस वाले पार्ट गए, ब्रोंकाई वाले पार्ट गए। ईच ब्रोंकस इनसाइड द लंग डिवाइड इनटू मेनी सेकेंडरी एंड टेरिशियरी ब्रांचेस व्हिच फॉर्म ब्रोंकियोल्स। अब ये जो ब्रोंकस गए हैं, ठीक है, ये और पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स। पहले एक पहला डिवीज़न होगा प्राइमरी, फिर उसमें डिवीज़न हो गया तो सेकेंडरी। पहला ऐसे आया, फिर उसमें ऐसे डिवीज़न हो गया प्राइमरी ब्रोंकियोल, उसमें भी डिवीज़न हो गया सेकेंडरी, उसमें भी हो गया तो टेरिशियरी। ठीक है, देयर आर टू ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। वही राइट लंग का जो ब्रोंकस है वो राइट, लेफ्ट लंग का जो है वो लेफ्ट। राइट ब्रोंकस, इट इज़ वाइडर, शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस। इतना डिटेल में तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप ब्रोंकस के बारे में बताओ लेफ्ट एंड राइट। हालांकि डिफरेंस होती है, लंग्स में भी एक डिफरेंस होता है, दोनों लंग्स सेम साइज़ के नहीं होते बिल्कुल भी। ठीक है, आप नॉलेज के लिए इसको देख सकते हो। आप ये डायग्राम देखिए, ये है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे है आपका विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर, जैसे ये विंड पाइप है, इसमें ऐसे लगी रहती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड। उधर फिर होती है आपकी थायराइड ग्लैंड, पोस्टीरियरली या एंटीरियरली। तो एंटीरियरली सबसे नज़दीक अगर पूछा जाए विंड पाइप के क्या है तो थाइमस ग्लैंड, क्योंकि थाइमस ग्लैंड के बाद आती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ऐसे आ गई। यहाँ से डिवीज़न हो गया, देखिए एक लेफ्ट लंग में जाएगा तो लेफ्ट ब्रोंकस और एक राइट ब्रोंकस। वहाँ से और डिवीज़न हो गए, और डिवीज़न हो गए। जो अब सबसे नीचे डिवीजन्स दिख रहे हैं आपको, सबसे नीचे डिवीजन्स,
ये ब्रोंकस है, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आप कहें। उसके बाद जो सब डिवीज़न हुए हैं ये है हमारे ब्रोंक्यूल्स, ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस। और ये जो इसमें डिवीज़न होंगे वो होंगे ब्रोंक्यूल्स। और नीचे जो आपको ये दिख रहा है बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये है हमारे एल्वियोलाई। और जस्ट डक्ट के थ्रू एल्वियोलाई, जिसके बाद जो एल्वियोलाई बन, जैसे ये आपकी सब ब्रोंकस थी, यहाँ से ऐसे जाते हुए ऐसे बने। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई डक्ट, मतलब ट्यूब, डक्ट यानी ट्यूब। फंक्शन ऑफ एयर पैसेज, तो एयर पैसेज का फंक्शन मतलब पूरा जो पैसेज है वही सब सेम चीज़ अब तक हमने जितना भी पढ़ा है। लंग्स जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन है, यानी मेन। प्राइमरी इन द सेंस वो क्या कहने का कोशिश कर रहा है, मेन ऑर्गन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गन नोज है, प्राइमरी यानी मेन ऑर्गन हमारा लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। दे आर 2 इन नंबर, बिल्कुल हमें पता है ये लंग्स 2 होते हैं। लोकेशन की बात करें तो लंग्स आर प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। बीच में हार्ट होती है और दोनों ही साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में कहाँ प्रेजेंट होती है, थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी किधर होती है, डायफ्रागम के ऊपर वाला पार्ट थोरैसिक कैविटी होता है, बताइए हमें। और थोरैसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होती है हार्ट के दोनों साइड, तब हार्ट के एक साइड पे लंग्स होगी, एक हार्ट के दूसरे में, तब लेफ़्ट वाले पार्ट में लेफ़्ट लंग्स और राइट वाले साइड में राइट, ठीक है। लोकेशन हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक हमें कुछ भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमें बस याद करने की ज़रूरत है, प्राइमरी ऑर्गन। अब वेट की बात करें तो दोनों लंग्स अगर आप टुगेदर पूछो कितने की है तो 1.3 kg की। हालांकि राइट वाला लंग थोड़ा हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वाला लंग। मैंने बोला आपकी किडनी में भी ऐसे ही डिफरेंस होती है, दोनों किडनीज़ में थोड़ी बहुत की डिफरेंस, और लंग्स में भी थोड़ी बहुत की डिफरेंस होती है, उनके साइज़ में भी, वेट में भी, लोकेशन में भी। पर फॉर नॉलेज दोनों कॉन्स्टिट्यूट करके बोले तो 1.3 kg जो राइट वाला है वो थोड़ा हैवियर होता है। शेप की बात करें तो दे आर कोन शेप्ड एंड हैव एन एपेक्स, अ बेस, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। हर ऑर्गन का एक बेस होता है, ठीक है, एक मीडियल सरफेस होती है, एपेक्स एक ऊपर पार्ट होता है, बेस एक नीचे पार्ट, कोस्टल यानी आगे की पार्ट, मिडल यानी बीच पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ खास नहीं। लंग्स में आप स्ट्रक्चर बना दो, थोड़ी सी ब्रोंकाई के बारे में बता दो, ब्रोंक्यूल्स के बारे में बता दो, एल्वियोलाई बता दो, ज़्यादा नंबर का है तो पूरा रेस्पिरेशन ही वहाँ पे समझा दो किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। बिल्कुल यहाँ देखिए आपका लंग्स का डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ये हार्ट है आपको दिख रहा है और ये लंग्स है आपका। ये आपको जो जैसे दिख रहा है ना, इसके पीछे भी रीज़न है, कैसे डिविजन्स होती हैं नॉल, ये फीसल्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। खैर बेसिक जो है सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लंग्स मतलब किधर है ये समझाने के लिए, डायफ्रागम के ऊपर, थोरैसिक कैविटी में, हार्ट के दोनों साइड में। राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट लोब्स, दैट इज सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। जो 3 पार्ट आपको लंग्स में दिख रहा होगा, बल्जी पार्ट और ऐसा, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। तो मुझे बताया भी था कि जो राइट लंग होती है वो थोड़ी हैवियर भी है, ठीक है, थोड़ी बड़ी भी है साइज में। लेफ़्ट लंग छोटा भी है, हल्का भी है थोड़ा सा। बिकॉज द हार्ट इज सिचुएटेड लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू ओनली 2 होल, क्योंकि हार्ट जो है वो थोड़ा लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा झुका हुआ होता है लेफ़्ट की तरफ, तो वो थोड़ा सा जगह ले लेता है, इसलिए थोड़ा छोटा भी है। थोड़ा सा वो जगह ले रहा है तो उतनी साइज़ भी रिड्यूस हो गई, इतनी जितनी वहाँ पे होनी चाहिए थी। तो ये काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस है, बट है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 लेब्स, सुपीरियर, इंफीरियर, विच आर डिवाइडेड बाई ऑब्लिक फिशर्स। मैंने ये जो बताया था, ये जो होती है इसे हम कहते हैं फिशर्स, जो डिवीज़न करती है।
एक्सटर्नली अगर लंग्स देखा जाए, आप अगर एक्सटर्नली लंग्स देखेंगे नेट पर सर्च करके एंड ऑल, तो आपको ये थोड़ा दिखेगा ऐसे, स्ट्रक्चर थोड़ा आपको ऐसे दिखेगी। ये वाला तो काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं फिशर। फिशर बेसिकली वो है जो डिवीज़न कर रहा है, बैरियर है, ठीक है। तो दो लूप्स में डिवाइड कर देता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, और उसके बीच में जो भी पार्ट आ जाती है, ये पूरा पार्ट ही सुपीरियर या इन्फीरियर है, पर फिर भी हम इसको मिडल पार्ट कहते हैं, और ये पार्ट को हम टॉप पार्ट या सुपीरियर पार्ट, ठीक है। बहुत से बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी होती है, पर मेनली सुपीरियर इन्फीरियर, क्योंकि एक ही फिशर होती है। वो थोड़ा सा बल्जी पार्ट होता है, इसलिए उसको भी हम बहुत से किताबों में सुपीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इन्फीरियर पार्ट बताएंगे। एरिया बिटवीन द लंग्स इज मीडियास्टेनम, बिल्कुल सही है। मीडियास्टेनम रीजन में हर्ट प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच का पार्ट मीडियास्टेनम होता है। स्टर्नम के नीचे होती है हर्ट, मालूम ही है। इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई हर्ट, वहाँ पे हर्ट होती है। नीचे आते हैं प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। अच्छा, जहाँ भी वर्ड प्लूरा या प्लूरा वर्ड आ जाए, जैसे एक होती है हर्ट की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कार्डियो वर्ड आती है। लंग्स की जब भी हम बात करें तो उसमें प्लूरा वर्ड आती है, ठीक है। ये एक है। किडनी की जब हम बात करते हैं तो रीनल वर्ड आती है, तो वैसे ही लंग्स की जब भी हम बात करते हैं तो प्लूरा वर्ड आती है। ये क्या है, ये देखते हैं। ईच लंग इज एनक्लोज विद अ कवर ऑफ सेरस मेम्ब्रेन विच कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सेरस फ्लूइड कॉल्ड प्लूरा। अब देखिए, जो लंग्स, जैसे लेट अस सपोज ये लंग्स, तो लंग्स के ऊपर एक सेरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक पतली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरी रहती है, जिसके अंदर कुछ फ्लूइड जो है वो आपकी फिल्ड होती है। उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरा। समझ में आया। लंग्स जो है उसके ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है ऊपर में, और उस कवरिंग के अंदर में एक फ्लूइड क्यों, देखो हार्ट में भी आप पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ते हो। जो हार्ट है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्यों होती है फ्लूइड, हर ऑर्गन्स में आप देखोगे कि फ्लूइड वाला पार्ट ऊपर में होता है, तो वो क्यों होता है? वो एक्चुअली उन्हें काइंड ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इन्हें अब उनके लोकेशन पे फिक्स रखने में हेल्प करता है। बाहर कुछ भी हो रहा है उसे प्रोटेक्शन भी देता है, तो और ऑब्वियसली मॉइस्चराइज भी करके रखता है आउटर सरफेस। फ्लूइड के ये सब फंक्शंस हैं। मैंने देखा कि प्लूरा क्या है। अब इट कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन, वन एडहेयर टू द लंग एंड अदर टू द वॉल। ऑब्वियसली बात है, ये लंग्स है, अगर लेट अस सपोज तो एक नीचे वाला होगा, ऐसे है क्योंकि एक मेम्ब्रेन बन रही है, इसके अंदर भरी हुई है हमारी फ्लूइड, इसके अंदर हमारी ये भरी हुई है फ्लूइड। तो जो आपका निचला हिस्सा है जो लंग्स से जुड़ा हुआ हिस्सा है, और एक होता है जो लंग्स से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, बाहरी हिस्सा होता है। तो ये जो बाहरी है उसको हम कह देते हैं, बाहर वाला हिस्सा एक्सटर्नल पार्ट, और ये जो इंटरनल है या जो लंग्स से जुड़ा है उसको कहते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन, ठीक से हम डिवाइड कर देते हैं। अब दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन, जो विसरल पार्ट है, अंदर के वाला पार्ट है, उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये लंग्स से जुड़ी होती है, ठीक है। पेराइटल प्लूरा जो आउटर मेम्ब्रेन है जो लंग से नहीं जुड़ी है, ये वाली, ये आपकी पेराइटल हो गई, और विसरल आपकी अंदर वाली हो गई। प्लूरल कैविटीज़ के अंदर, अब देखो विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा के बीच में जो कुछ भी है, इन बिटवीन जो भी है उसे हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, और उसी प्लूरल कैविटी के अंदर आपकी प्लूरा प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, डायग्राम के थ्रू है समझाया हुआ। ये ऐसे भरा हुआ है, ये हमारा प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर प्लूरा भरा हुआ है।
एक्सक्रीशन ऑफ लंग्स, वही सेम सब होगी, थोड़ी सी बहुत डिफरेंस तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड से एक्सचेंज सिर्फ इधर ही हो रहा है, इंटरचेंज ऑफ गैस, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन है, मतलब रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा इसका रोल। अब ये ठीक है। फिल्टर, स्मॉल ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन वेसल, बस आप फिल्टर भी लिख दोगे तो दैट्स इट, फिल्टरिंग गैस ये फिल्टर में भी करता है। स्मॉल ब्लड क्लॉट्स, जो वेसल्स में स्मॉल ब्लड क्लॉट्स है उसको भी फिल्टर करता है, ठीक है। प्रोवाइड एयर फ्लो, तो है ही। प्रोवाइड थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की मेंटेनेंस। मेंटेन स्टेरिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग म्यूकस कंटेनिंग एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। तो ये स्टेरिलिटी, अच्छा स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन, कोई भी डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उससे छुटकारा, मतलब वो होगा ही नहीं, होता ना कि बहुत सी दवाइयाँ स्टेरलाइज्ड होती है, दूध स्टेरलाइज है, मतलब माइक्रोबियल फ्री, ठीक है, कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, पैथोजन नहीं, ठीक है। ये स्टेरिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब बेसिकली डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरियाज हैं उसको पैथोजन कहते हैं, उसको हटाती है, यानी स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है। कैसे? तो म्यूकस प्रोड्यूस करके, मतलब फ्लूइड प्रोड्यूस करके, जिसमें एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड होते हैं, वो माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं और स्टेराइल एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट ये लंग्स ब्लड के पीएच को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का वो अल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके या वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो हमारे ब्लड पीएच को बढ़ाती है। तो कभी ब्लड हमके पीएच कम हो गई है बॉडी में, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज थोड़ा कम हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बने और वापस से पीएच बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये पीएच का रेगुलेशन भी करती है। लेट अस सपोज पीएच हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, पीएच हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, यानी बेसिक हो गया पीएच, तो इस केस में वो क्या करेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम एक्सक्रीशन करेगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे और एसिड ज़्यादा बने, ताकि वापस से न्यूट्रल हो जाए पीएच। जितना होना चाहिए उतना, हमारा 7.3 हमारी ब्लड पीएच होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रोक के कम करके वो ब्लड का पीएच को मेंटेन करती है, क्योंकि कार्बन जो है वो वाटर या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि ब्लड पीएच को बढ़ाती है, सॉरी ब्लड पीएच को कम करती है, यानी एसिडिक कर देती है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है तो एसिडिक कर देगी। इसी को हम रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस एंड एसिडोसिस कहते हैं,